है, कुंठा या भक्ति के रूप में भी हो सकता है। उसको जब वो कलम पर उतारता है अपनी लेखनी के माध्यम से, तब रचना का संसार का सृजन होता है। और तब वो उन सौभाग्यशाली, एक साधारण मनुष्य से हटकर, कभी नीरज जी ने भी कहा था कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो एक सामान्य मानवी से कहीं ज्यादा अधिक एक अलग प्रतिभा के साथ वो उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों के कतार में खड़ा हो जाता है, जिन्हें हम लेखक या रचनाकार या कलमकार जिस भी रूप में पुकारे कह सकते हैं। और आज इस द्वितीय वार्षिक, पिछले वर्ष इसी हॉल में इसका प्रथम वार्षिक उत्सव लेखनी रचना का संसार, और तब भी मैंने ये कहा था कि दीदी आप अपनी राह बस चलती चली जाइए और निश्चित रूप से ये संगठन बढ़ेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछले वर्ष तक इसमें 6 या 7 हज़ार लोग थे। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी दीदी ने अवगत कराया मुझे कि आज इस लेखनी रचना का संसार समूह में लगभग 13,000 लोग जुड़ चुके हैं, 5-6 हज़ार की वृद्धि हुई है। और ऐसे ही समय समय धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। और निश्चित रूप से एक बड़ा काम दीदी कर रही हैं। आप लोग की तालियां कमजोर थी, दीदी के सम्मान में एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये कठिन काम है। इतने सारे लोगों को एकत्रित करना, देश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं, कोई भोपाल से आया है, कोई लखनऊ का भी है, तो हर जगह के लोग इस लेखनी रचना का संसार से जुड़े हुए हैं। मैं आपको दीदी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बधाई देता हूँ। और आज इस द्वितीय वार्षिकोत्सव में सबसे पहले मैं मंच को अपने सज्जित करने के लिए एक एक करके लोगों को बुलाऊंगा, साहित्य की महान विभूतियों को बुलाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में आप सब तालियां बजाइएगा। मैं एक एक करके आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम होता है आदरणीय महेंद्र भीष्म सर, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के मध्य सर आप आए और अपना मध्य में, मंच के मध्य में अपना स्थान ग्रहण करें। सर की लेखनी का लोहा पूरा भारत नहीं विश्व भी मानता है। इन्होंने कुछ ऐसे अछूते विषयों पर अपनी कलम चलाई है जिस पर लोग लिखने से क्या बात करने से भी कतराते हैं। इनका एक उपन्यास है जो किन्नरों पर है, जो बेस्ट सेलर भी रहा। अभी इन्होंने समलैंगिकों पर भी एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है उपन्यास के रूप में। वाकई ये अछूते विषय हैं। इसके लिए मैं सर आपको बधाई देता हूँ कि जो काम बहुत कम लोग करने का साहस जुटा पाते हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक कदम और आज के हमारे मुख्य अतिथि एक ऐसे कलमकार जो नाम से ही नहीं अपने काम से भी बहुत महान है। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय मुकुल महान सर की। और इनकी महानता के बारे में मैं क्या कहूँ, सर हर विधा में पारंगत है। क्या गीत, क्या छंद, क्या व्यंग्य, हर विधा में पारंगत है इनकी कलम। ये कुछ भी लिख सकते हैं। इनकी कुछ एक लाइन मुझे याद आ रही है, कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है, ऐसे करके कुछ है, पूरा नहीं आता। बहुत अच्छा लिखते हैं सर, और हमारे लखनऊ की शान है। और अब मैं एक सीढ़ी और आगे बढ़ता हूँ, पायदान और आगे चलता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि 2 हैं। सबसे पहले मैं, चूंकि अब मैं उम्र के विषय पढ़ना जाते हुए, मैं ये भारत देश लेडीज फर्स्ट का देश, तो वैसे तो शायद अवधि हरी सर बड़े हों आयु में, मगर मैं चाहूंगा कि अच्छा रिटायरमेंट आपको भी 65 की होती है, अंतर है बस, आप मुझे पता है आप ये। अच्छा, मैं आदरणीय सत्या दीदी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुला रहा हूँ कि दीदी आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। दीदी का भी काम बहुत ज़्यादा है, लगभग 33 किताबें दीदी ने लिख की हैं अब तक, और ये सर्जना का क्रम इनके निरंतर जारी है। इन्होंने उपन्यास, गीत, मुक्तक, बहुत लगभग हर विधा में इनकी भी कलम पारंगत है। ये बिल्कुल अच्छी रचनाकार और श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे विशिष्ट अतिथि दूसरे आदरणीय अवधि हरी सर। इनके नाम में ही हरी लगा हुआ है। इनकी तारीफ में क्या कहूँ, वाकई में इनका यथो नाम तथो गुण वाली बात है। इनके नाम में हरि लगा हुआ है, और हरि की इन पर ऐसी कृपा है कि लगभग 40-42 किताबें ये भी लिख चुके हैं। और ये बड़ी बात नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि उन 40-42 किताबों में 38 या 39 सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक पुस्तकें हैं। देखिए, हमारे अगर कविता के इतिहास पे जाएं हम अपने देश के, तो भक्ति काल का एक बहुत बड़ा युग बीता है, जिसमें मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, कई कवि आए।
उसके बाद धीरे धीरे कविता का फॉर्मेट बदलता गया, मगर अवधि हरि सर उन चंद रचनाकारों में है जो वापस भक्ति काल का मूवमेंट जो था हमारी कविताई का, उसको वापस इन्होंने जिंदा किया है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्यों के करते हैं। 2 कुर्सियां अभी भी खाली हैं। आदरणीय रश्मि दीदी की माताजी और पिताजी रास्ते में है, मैं उनके लिए ये कुर्सियां संरक्षित रखता हूँ। वो आएंगे, वो लोग संरक्षक हैं भी, इसलिए उनके लिए संरक्षित होनी भी चाहिए। वही दोनों संरक्षक हैं इस संस्था के। और जब तक अंकल आंटी नहीं आए हैं, मैं चाहूंगा कि रश्मि दीदी आप कुर्सियां खाली अच्छी नहीं लगती। जब माता पिता के सम्मान में तो हम लोग वैसे ही घर पे भी उठ जाते हैं अगर सामने पड़ते हैं, तो जब वो आएंगे आप खुद ब खुद उठ जाएंगे, मुझे मालूम, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। बंधुओं, हमारा मंच सज गया है। सभी विशिष्ट, सभी मुख्य, सभी लोग बैठ चुके हैं जो भी हमारे अतिथिगण थे। अब बारी है कार्यक्रम को गति प्रदान करने की। जैसा कि हमारे सनातन का एक जो परंपरा रही है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के वंदन से करते हैं, तो मैं चाहूँगा गणेश वंदना हो जाए। और गणेश वंदना के लिए मैं आदरणीय नेहा सक्सेना दीदी को आवाज़ देता हूँ कि वो माइक बनाएं और गणेश जी की आराधना करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे मंच की परंपरा जैसे है कि हम लोग गणेश वंदना से भी अपना कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं, तो आज इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं गणेश जी का वंदन करती हूँ, आह्वान करती हूँ उनका कि वो यहाँ आके विराजे और हम सब पर अपनी कृपा बनाएं। तो आप लोग का जय श्री गणेश। विघ्न हरो गणपति गजानन, मंगल सबका कर जाओ। विघ्न हरो गणपति गजानन, मंगल सबका कर जाओ। दुखी न कोई रहने पाए, कृपा सभी पर बरसाओ। दुखी न कोई रहने पाए, कृपा सभी पर बरसाओ। सूर्य सम है तेज तुम्हारा, अनुपम काया अति मनोहर। सूर्य सम है तेज तुम्हारा, अनुपम काया अति मनोहर। स्वर्ण मुकुट शीश पर साजे, एक दंत में सोहे लंबोदर। स्वर्ण मुकुट शीश पर साजे, एक दंत में सोहे लंबोदर। विघ्न विनाशक बुद्धि विधाता, प्रथम पूजनीय हो सदा। विघ्न विनाशक बुद्धि विधाता, प्रथम पूजनीय हो सदा। मूषक मोदक तुमको भाता, रिद्धि सिद्धि के तुम ही दाता। मूषक मोदक तुमको भाता, रिद्धि सिद्धि के तुम ही दाता। सकल सृष्टि के शुभ करता, दुख कलेश हर लो भक्तों का। सकल सृष्टि के शुभ करता, कष्ट क्लेश हर लो भक्तों का। भव सागर से पार लगा दो, हे शिव नंदन मंगल करता। भव सागर से पार लगा दो, हे शिव नंदन मंगल करता। विघ्न हरो गणपति गजानन, मंगल सबका कर जाओ। जय श्री गणेश। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की वंदना हो चुकी है। बहुत अच्छी वंदना प्रस्तुत की आदरणीय नेहा सक्सेना दीदी ने। और हमारे प्रथम पूज्य का तो वंदन हो गया, अब बारी है माँ शारदे के वंदन की। तो सबसे पहले हम दीप जलाकर और माल्यार्पण करके माँ शारदे की एक तरह से वंदना का प्रारंभ करेंगे और तत्पश्चात हम जो है शब्दार्चन भी करेंगे, जिसके लिए मैं आदरणीय शिखा स्थाना जी को आवाज दूंगा, वो तैयार रहेंगी। पहले मैं चाहूंगा सारे अतिथि हमारे आकर दीप प्रज्वलित कर दे, माँ शारदे दीप प्रज्वलित करके और माँ शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करें। वहीं पर
थोड़ा इधर कर लो ना, अरे नहीं हो पाएगा थोड़ा इधर तो आ जाता तो यहाँ कर लो। अरे या माइक हटा कर उधर भी ऐसे हाँ, वही बस ऐसे सीधा कर लो। अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब फोटो आ जाएगी। उसको मिला ठीक। हाँ इसमें आप कर दो। अरे भाई एक ही साइड हुई है सर। उसमें इधर आई अज्ञा तो आप नहीं सकते। बस अब सही आ जाएगा। फूल रखे थे। थोड़ा साइड से थोड़ा थोड़ा बैठ कर। रश्मि जी आ जाइए आप। कहाँ उसमें फोन रश्मि नहीं होगा 227 से 270 वही के बीच में बात ही लग रहा है छोटी पड़ रही है। नहीं ठीक चलने दे तो हो तो ठीक। महान जी कर रहे हैं तो हमारी बात है, महान तरीके से होना चाहिए। पंखे की उसके रुपये उसकी बात ही बाहर की ओर नहीं निकली। रश्मि जी आगे सामने रहिए। रश्मि जी उधर रही साइड में, वहाँ महान जी के साथ में। ठीक है हाँ ऐसे इधर देखिए। सभी लोग फोटो खिंचवा लें इधर की ओर देख के। हाँ मुकुल सर कट रहे हैं। मुकुल सर नहीं हम हाँ ठीक है आप तो अति थी कर रहे हैं। आ जाइए आप काम कर रहे हैं, आप आ जाइए तो आपके लिए बच्चे इधर देखिए। ठीक है मिठा तो चढ़ाए नहीं हमसे, बहन तो वही है। अरे ये बात थोड़ा इसको उधरी शिफ्ट कर लेते हैं। दिखना रहे ना भगवान और इसको मिला दो, थोड़ा सा मिला दो इससे मिला दो ना। ठीक है माँ बागेश्वरी के प्रतिमा के समक्ष
दीप प्रज्वलित हो चुका है जिसे हमारे अतिथिगणों ने जलाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पण माल्यार्पण भी हो चुका है। अब बारी है माँ शारदे के स्तवन की। तो इस शब्द की अर्चना के लिए, माँ के शब्दार्चन के लिए मैं आदरणीय अलका शिखा अस्थाना जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि आप आए माइक की ओर और माँ वागीश्वरी का स्तवन करें। स्वागत। प्रणाम करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे माँ शारदे की वंदना के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम सब माँ शारदे का वंदन करते हैं, उनका नमन करके ही इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। एक नए गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। एक नए गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। एक नए गीत के थाल में शब्द सुरभित सुमन रोल चंदन के जैसा सुवासित हो मन। गीत के थाल में शब्द सुरभित सुमन रोल चंदन के जैसा सुवासित हो मन। जल उठे भाव की कर्पूरी ज्योत यूं, जल उठे भाव की कर्पूरी ज्योत यूं। शब्द शक्ति की वो सर्जना दे माँ। एक नए गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। साथ की चौखटों पे न फिसले कदम, मन के मंदिर में होना अहम का भरम। साथ की चौखटों पे न फिसले कदम, मन के मंदिर में होना अहम का भरम। छल प्रपंचों से बच लिख सकूं सत्य को, छल प्रपंचों से बच लिख सकूं सत्य को। लेखनी में वही गर्जना दे गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। तेरे हर रूप को, तेरे हर रंग को लिख सकूं जीवनी के हर एक ढंग को। तेरे हर रूप को, तेरे हर रंग को लिख सकूं जीवनी के हर एक ढंग को। गीत सत्यम शिवम सुंदरम सा लिखूं, गीत सत्यम शिवम सुंदरम सा लिखूं। हर कथन में नई अर्चना दे माँ। नए गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। जय माँ शारदे। एक नए गीत की व्यंजना दे माँ मुझको भावों की अभिव्यंजना दे माँ। इतने प्रेम से आपने मांगा है, निश्चित रूप से आपको माँ एक नए गीत की व्यंजना बहुत शीघ्र ही देंगी। माँ वागेश्वरी का माल्यार्पण पुष्पार्पण के पश्चात शब्दार्चन भी हो चुका है। हर प्रकार से उनकी हमने पूजा की। अब बारी है माँ वाणी के महान संततियों के भी
सम्मान की, माँ का सम्मान तो हमने कर दिया। अब उन संततियों का भी सम्मान ज़रूरी है जो माँ वाणी के वरद पुत्र हैं या पुत्रियाँ हैं। तो मैं एक एक करके हमारे मंचासीन अतिथि के रूप में जो विराजित हैं माँ बागेश्वरी की संतति के रूप में, उनका नाम पुकारूंगा और उनके सम्मान के लिए भी मैं एक नाम पुकारूंगा। वो आएंगे और उनका सम्मान करेंगे, शॉल और माल्यार्पण जो भी व्यवस्थाएं होंगी समय। तो सबसे पहले हम आज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भीष्म के सम्मान के लिए मैं चाहूँगा आदरणीय राजीव मिश्र जी आ जाएं मंच के निकट और आदरणीय महेंद्र भीष्म सर का माल्यार्पण और शाल्यार्पण दोनों कर सम्मानित करें उन्हें। और सम्मान स्वरूप आप तालियां बजाते रहें, उससे सम्मान और अच्छा लगता है, सम्मान में वृद्धि होती है। सर ने बहुत कुछ लिखा है अपने जीवन में। इन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि शायद बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और विषय तो मैंने बताए ही कि ऐसे गुरु विषयों पर। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुकुल महान सर के सम्मान हेतु मैं आदरणीय शरद जीजा जी को आवाज़ दे रहा हूँ। कहाँ है जी? मैं चाहूँगा कि शरद जीजा जी आप माल्यार्पण करें। शरद श्रीवास्तव जी, मैं उनको जीजा जी ही कहता हूँ, आदरणीय है। तालियां खामोश न रहें। एक महान विभूति की का सम्मान हो रहा है, उनके नाम में ही महान जुड़ा हुआ है। ये महानता की पराकाष्ठा है कि नाम भी महान है। बहुत। और आदरणीय सत्या दीदी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजित हैं, उनके सम्मान के लिए मैं संस्था की संस्थापिका रश्मि दीदी को ही आवाज दे रहा हूँ। सत्या दीदी का राम पर भी बहुत काम है। राम निश्चित रूप से इस देश के आस्था का केंद्र बिंदु रहे हैं। राम पर इनका मैंने बहुत सारा विश्लेषण पढ़ा है। दीदी ने वैसे तो सभी विषय छुए हैं, कोई भी विषय छूता नहीं रहा है दीदी कलम से। सम्मान की इस कड़ी में आदरणीय अवधि हरि सर जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में ही विराजित हैं, उनके सम्मान के लिए मैं भाई नीरज को आमंत्रित करता हूँ तो आए हैं सर, और सर का सम्मान माल्यार्पण। और आप सबकी तालियां और पुरजोर होनी चाहिए। सर ने तो धार्मिकता की पराकाष्ठा को छू दिया है, मतलब बिल्कुल धर्म पर इतना कुछ कर दिया है। सनातन पर इनकी लेखनी इस कदर चली है कि वर्तमान में किसी की भी, मुझे नहीं लगता उतना काम किसी ने, कोई भी श्लोक हो, कोई भी स्तोत्र हो, लगभग सभी का इन्होंने अपनी आज की भाषा में भावानुवाद कर रखा है। जी अरे योगी भैया का भी सम्मान करो। नीरज माला पहनाओ। आ जाइए दीजिए, आप आइए। माला पहनाओ। माला पहना, हाँ बड़ी माला। भैया की जीजा जी बुला लिए वो पहना। हाँ बहुत उससे बढ़िया क्या आइए आप ही बताइए। साथ में रहिए, साथ में। सब लोग आ रहे हैं ना? आज वो बोलना मैंने कि
लोग भी आ गए, कुछ लोग एक एक लोग हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, सब नहीं आ पाएंगे, कोई भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो आप ले रहे हैं तो आइए। हमारे अतिथियों का सम्मान हो चुका है। आप सबने पुरजोर तालियां बजाई, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कुछ लोग तो माला पहनाते हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी सम्मान रूपी तालियों से ही अपना कार्य को संपूर्णित करते हैं, जिसके लिए आपको बधाई के साथ हैं। अब मैं चाहूँगा आदरणीय रश्मि दीदी, जो इस संस्था की संस्थापिका हैं, वो आकर अपना स्वागत उद्बोधन बोले। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब एक लेवल पर पहुँच जाती है, एक ऊंचाई पर पहुँच जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़कर उसको और गति प्रदान करते हैं। वो अपने मुकाम तक पहुँचती है यथासंभव, जहाँ तक उसे यात्रा करनी होती है। मगर किसी भी सोच को सबसे पहले एक सोच जन्म लेती है, नींव का पहला पत्थर वही होती है, फिर उसके ऊपर एक इमारत बनती चली जाती है। तो ऐसा कठिन काम जो जिसकी सोच होती है, वो आदमी निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रशंसा और बधाई का पात्र होता है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां आप लोग उस सोच, जिसकी सोच से ये लेखनी रचना का संस्कार एक करके आगे बढ़ रही है, ऐसी आदरणीय रश्मि दीदी को मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको आह्लादित करें। स्वागत। आप सभी को द्वितीय वार्षिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मंच पर उपस्थित महेंद्र भीष्म सर, मुकुल महान जीजा जी, मैं सर उन्हें नहीं बोलती हूँ, मेरी आदत में छूट गया है बिल्कुल ही, अवधि सर और डॉक्टर सत्या दीदी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे आग्रह पर उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और आज वो हमारे अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित है और उनका आशीर्वाद हम सबको निश्चित तौर पर प्राप्त हो रहा है। और बाकी मेरे जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मेरी टीम के सदस्य हैं सारे, मैं एक दो पंक्तियों से आप सबका स्वागत करती हूँ कि खुशबू सी आई है जैसी खुशबू सी महकी है आपकी मौजूदगी से, खुशबू सी महकी है आपकी मौजूदगी से, इस मंच की रौनक बढ़ा दी है आपकी उपस्थिति ने। तो आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और द्वितीय वार्षिकोत्सव पिछली बार की तुलना में इस बार और भी बेहद हुआ। जितने लोग पिछली बार जुड़े थे, कुछ हॉल हमारा खाली था, इस बार हम लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा कि संख्या पूरी हो चुकी है, अब हम किसी को भी और नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस स्नेह के लिए, इस प्रेम के लिए भी मैं आप सबकी बहुत आभारी रहूंगी। मेरी टीम के सदस्य नीरज जी आए हुए हैं अहमदाबाद से, मिश्रा जी नोएडा से, नताशा ये भोपाल से है, नेहा लखनऊ से है, पीछे अनीता जी बैठी हुई हैं, वो भी नोएडा से आई हैं, और उसके बाद शिखा अस्थाना लखनऊ से, प्रियंका गुप्ता हापुड़ से, प्रीति सिंह ये भी लखनऊ की है, और सुधा जी मुंबई से। इतनी दूर दूर से ये सारे लोग सिर्फ इस वार्षिकोत्सव के लिए आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी टीम के कुछ सदस्य जो आना चाहते थे मगर किसी न किसी परिस्थितिवश वो नहीं आ सके, मैं उन सबको भी आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर गौरव चंद श्रीवास्तव, स्मृति श्रीवास्तव जो कि मेरे भाई भाभी हैं, वो दोनों इस टीम के हिस्सा हैं और वो मुंबई से आना चाहते थे, ऑफिशियल किसी कारणों से उनको छुट्टी नहीं मिली। प्रदीप सोनसर जी जो कोरबा से हैं, मध्य प्रदेश से, और कौन छूट रहा है, पूनम जी जो कि राजस्थान से हैं, गंगानगर से हर्षा ठक्कर जो उड़ीसा से हैं, और मैत्रेय त्रिपाठी जो आ रही थी कल रात, उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेचारी कैंसिल भी नहीं करा पाई टिकट और वो नहीं पहुंच सकी, वो भी नोएडा से है, और अंजू मलिक जी जो कि झारखंड से है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि
पल्लवी मात्रे चिपलून महाराष्ट्र से। इतने सारे मेरी टीम के सदस्य हैं और इतना स्नेह और उनका हाथ है कि सारे लोगों की ना अगर वो लोग मेरा इतना सपोर्ट ना करते, इतना सहयोग ना करते, तो जिस गति से इस मंच का जो है उन्नति हुई है, मतलब 2 साल में 13,000 सदस्य अप्रॉक्स, ये बहुत चमत्कारिक है। और जितने भी सदस्य हैं हमारे, जैसे पाठक जी हैं, मेरा कोई भी आयोजन बिना पाठक जी के पूरा नहीं होता है। मतलब हम लोग आयोजन की घोषणा करते हैं और पाठक जी पहले होते हैं जो उसमें वो शामिल होने के लिए होते हैं कि हाँ हम आएंगे। तो इस तरीके का जो विश्वास होता है वही हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भरोसा देता है कि हम करेंगे तो लोग हमारे साथ में हैं, हम कुछ सोचेंगे तो वो पूरा जरूर होगा। तो मैं बस इस जो स्वागत है भाषण में मैं इतनी ज़्यादा अभिभूत हूँ कि बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं योगी भैया की तरफ वापस चलती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम है जो मेरे मन में था। मैं अपनी टीम का स्वागत करना चाहती हूँ, तो मैं एक एक करके नाम लेती हूँ, आप कृपया आएँ और मैं आप लोगों को माला पहनाकर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके अलावा मैं और बहुत कुछ करना चाहती थी जो किया नहीं जा सकता, तो फिलहाल के लिए इतने में संतोष। तो सबसे पहले मैं हमारे टीम के वरिष्ठ सदस्य जो हैं सुधा श्रीवास्तव जी, जो मुंबई से आई है, मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ। आ जाइए, आ जाइए, कोई फोटो ले लेना। हाँ भाई, फोटो लेते रहिए। ये सब शुरुआती संख्या देखिए 13,000 हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल शुरुआती है। जब 13 लोग नहीं रहेंगे ये तब नहीं, जब तुम मुंबई से आया है वही हाल है। इसके बाद मैं राजीव मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए राजीव सर। नेहा शिवम सक्सेना, जो मेरी प्यारी सहेली है। नताशा, ये भोपाल से आई है। आइए नताशा। इसके बाद प्रीति सिंह, ये लखनऊ की है। आलिया खामोश ना रहे, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। हाँ, यहाँ से नीरज पांडे, आइए नीरज भैया। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, और सबसे छोटी हमारी छुटकी शिखा अस्थाना। भाई बहुत अच्छी वाणी वंदना आगा। हाँ, बहुत अच्छी। तो मेरी टीम का सम्मान का क्रम समाप्त हो और अब मैं संचालन मैं योगी भैया को आह्वान करती हूँ कि वो आए और आप डायस उनके हवाले आइए। काव्य पाठ का क्रम शुरू होगा। दीदी ने बताया, मैं तो सबसे परिचित नहीं हूँ,
कोई भोपाल से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई नोएडा से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है। इस देश के विभिन्न कोनों से आप सब आए हैं। निश्चित रूप से लेखनी रचना का संसार का ही ये प्रताप है, वरना आज की समय में लोग रिश्तेदारों के बुलाए पर तो जाते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कविता की ताकत है, रश्मि दीदी की नेतृत्व क्षमता की ताकत है और लेखन की ताकत है। मैं चाहूँगा कि काव्य पाठ का क्रम शुरू करने से पहले एक छोटा सा वक्तव्य, एक उद्बोधन मैं आदरणीय मुकुल महान सर से भी चाहूँगा कि वो भी दे दें। उसके बाद अध्यक्ष जी वगैरह को तो हम लास्ट में बुलवाएंगे, लेकिन एक मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा वक्तव्य, ताकि उसके बाद भी मैं आपको बुलाऊंगा एक बार और, लेकिन एक शुरुआत के लिए स्वागत। आप सबको नमस्कार। मुझे पता नहीं है कि योगी ने इस समय हमें किस लिए बुलाया है, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे सबसे पहले आमंत्रित किया आपका स्वागत करने के लिए। मैं 4 पंक्तियों से आपका स्वागत कर दूं कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। देखिए, कविता क्या है या साहित्य क्या है, ये विचारशीलता है। और एक व्यक्ति ही, अब आप देख लीजिए बाबा तुलसी ने जो है क्या लिख दिया, एक व्यक्ति ने ही इतना लिख दिया कि पूरा संसार उसमें समाहित हो गया। तो यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग विधा होती है, सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, सबकी अलग अलग आस्थाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, उस पर आप लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि विविधता बहुत है। तो और ख़ास करके मुझे खुशी इस बात की होती है कि रश्मि शरद जी ने जो है इस कार्यक्रम में महिलाओं के साहित्य, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं ही हैं इस संस्था में, लेकिन महिलाओं को भी साहित्य में, पूर्व में भी साहित्य में आती रही हैं, लेकिन अगर आप प्रतिशत देखें तो बहुत कम रहा है। समय बदलता रहता है, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और इस सृष्टि में जो भी आया है कुछ न कुछ संदेश देने के लिए आया है, मेरा ये मानना है। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई न कोई संदेश लेकर के आया है। तो हम कवियों का या कवियत्रियों का कर्तव्य क्या है कि कोई, जैसे इन्होंने कहा था आधा दोहा इनको याद था मेरा, मैं पूरा कर देता हूँ कि कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है। कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है, कोई गीतों में रमता है, कोई रुबाई लिखता है। कलमकारों की ये दुनिया है, इनका काम है कितना, सिलन यदि प्रेम की टूटे तो ये तुरपाई लिखता है। इससे बड़ा उद्देश्य कलमकार का पावन उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई भी कवि या कवयित्री अगर तोड़ने की बात या विघटन की बात लिखता है तो वो अपने पथ से विमुख है, उसको नहीं कहा जा सकता कि वो कवि है। हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया को कुछ खूबसूरत बना करके यहाँ जाएं, क्योंकि खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा। जीवन एक गीत है, गीत में मुखड़ा होता है, अंतरे होते हैं। खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा, अंत में भगवान का ही आसरा रह जाएगा। और ये हमारा वो तुम्हारा, इसके पीछे क्या लड़ेंगे, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा है। इसलिए आज हमारे मन को मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं महेंद्र भीष्म जी को देखता हूँ। अद्भुत, हम लोगों को ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने, आप सबको या हम सब लोगों को, जितने भी और लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आए होंगे, दुनिया में कवि हैं या साहित्यकार हैं, महेंद्र भीष्म जी ने उन कठिन विषयों पर, उन छिपे हुए विषयों पर लिखा है जिन पर अमूमन लिखने के का साहस तो नहीं होता है, पर उनको ये लगता है कि इन पर अंदर से महसूस होता है, पर उसको वो शब्द नहीं दे पाते। उनके अंदर वो भावना या इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो कवि के पास उसके पास इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। वो महेंद्र भीष्म जी के लिए एक बार अच्छे से तालियां। और आपने जब से
वो सर लिखा है महेंद्र जी आपने, तब से मैंने देखा कि एक वैचारिक क्रांति आई है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए आपने लिखा। मैंने खुद यह अनुभव किया है। सत्या जी पुलिस में बड़ी अधिकारी रह चुकी हैं और आजकल इतने अच्छी सोच के या इतने शारीरिक व्यक्तित्व पुलिस में कम दिखते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ अवधि हरि जी जो है, जिन्होंने कि वास्तव में जैसा योगी ने कहा कि विगत भक्ति काल बीते हुए कई 100 वर्ष हो गए, उसके बाद आपने एक नया युग सा शुरू किया है, उसकी आपको बधाई है। और योगी जो अच्छा संचालन कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। और सिर्फ आपसे इतना चलते चलते कहना चाहता हूँ कि सफलता के लिए आगे मत बढ़िए, सफलता के लिए मत लिखिए, संतुष्टि के लिए लिखिए। संतुष्टि आपको सफलता की ओर ले जाए। आप खुद से संतुष्ट होना सीखिए, कदम दर कदम संतुष्टि की ओर चलिए। और अंतिम सूत्र यह है कि बात बात पर हंसते रहिए, कदम कदम मुस्काते रहिए, अपनी खुशियों के पौधों को खुद ही रोज लगाते रहिए। और इस दुनिया के रंगमंच का सच केवल इतना सा है, जैसा जो किरदार मिला है वैसा उसे निभाते हैं। मैंने सर को बुलाया, सर भी असमंजस की स्थिति में थे और उन्होंने माइक पर आकर ये कहा भी कि मुझे खुद ही नहीं पता कि योगी ने इस समय मुझे क्यों बुलाया। तो सर बस मेरा काम हो गया। मैंने जिस लिए बुलाया था, मैं चाहता था कि एक बार लोगों में ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आपने कर दिया। मेरे संचालनीय कार्य को आपने सरल कर दिया मेरे लिए, जिसके लिए मैं आपको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को छुएगा। लेकिन आप सर हैं ना अभी महेंद्र विश्व, क्योंकि अभी बैठे बैठे सबने कहा इनको कहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ। मैं चाह रहा था कि अध्यक्ष उद्बोधन तो आखिर में होता है कार्यक्रम का जब समापन हो। नहीं यदि सर आपके पास समय हो वहाँ पे जाना है एक और कार्यक्रम जाने में तो हमारे अध्यक्ष जी को जाना है, अभी वो बता ही रहे थे ये चीज़। तो वैसे तो नियम तो ये नहीं है कि अध्यक्षीय उद्बोधन शुरुआत में ही हो जाए, मगर क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी भाई व्यस्तता चलती है, सर हाई कोर्ट में बड़े अधिकारी भी हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो मैं आदरणीय महेंद्र विश्व सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको नवाजें। स्वागत। मैं क्षमा याचना के साथ अपनी बात प्रारंभ करता। आज एक पुस्तक का लोकार्पण है। यहाँ एक ग्रैंड जेवियर जगह है होटल है, तो डॉक्टर मानसी द्विवेदी का एक गीत संग्रह है और वो पहले से मैं वचनबद्ध था 11 से 1 में यहाँ रहूँगा, इसके बाद वहाँ आ जाऊँगा। वो 1 बजे से शुरू होना, 1 यहाँ बज चुका है और उसमें पहुँचना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक ही है और यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रश्मि जी हमारी लखनऊ की नहीं साहित्य सभा से हम लोग जुड़े हैं एक साथ। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वास्तव में मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कई बार उनसे और सबके बीच में बोल भी चुका हूँ। वो जितना अच्छा लिखते हैं, हंसाते हैं, उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। एक साहित्यकार, सबसे अच्छा साहित्यकार वो होता है जो मन का भी अच्छा होता है, और वही साहित्यकार होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। आपने देखा होगा जितने भी साहित्यकार हैं, कहीं कोई राग द्वेष, कुटिलता, कोई लालच, इस तरह की लालसा नहीं रहती उनके मन में। वो केवल एक सृजन करना जानते हैं और अच्छे से अच्छा लिखना जानते हैं। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते, वास्तव में वो साहित्यकार है ही नहीं, वो उनकी अपनी कोई मौलिकता नहीं होती। तो आप जब भी लिखिए, अपना मौलिक लिखिए और हजारों शब्द को जब पढ़ लेंगे, तब हम लोगों में 2 शब्द लिखने की कुव्वत आती है। मैं एक लेखक हूँ, गद्य लेखक हूँ, तो जरूरी नहीं कि जो गद्य लेखक है वो कविता भी नहीं लिखता है। वास्तव में शुरुआत हम लोग कविता से ही करते हैं और बाद में वो अपनी पहचान बनती जाती है। मैंने जय हिंद की सेना समितिवन युद्ध के ऊपर भी लिखा है, तो किन्नरों के ऊपर भी लिखा है, या समलैंगिकता के ऊपर लिखा है, तो मैंने कोरोना काल के ऊपर जो स्थितियाँ उन पर भी लिखी। तो सब लेखक अनेक विधाओं पे अनेक जो घटनाएँ घटती हैं उसमें स्वयं को जोड़कर परकाया प्रवेश कर हम लोग लिखते हैं। अगर आपके अंदर जो लेखक है, कवि है, वो संवेदनशील होता है,
जब कोई घटना देखते हैं, आम लोग देखते हैं घटना, तो देखते हैं वो भूल जाते हैं, पर जो कवि मन है, जो लेखकी मन है, वो हमेशा उसके मन में चलती रहती है वो घटना। और जैसे ही वो घटना चलती है तब कुछ ना कुछ शब्द उसके अंदर से आते हैं, और वो जो शब्द बाहर लेखनी के द्वारा आप देते हैं वो फिर समाज में पहुंचता है। तो जब आपकी कोई रचना या कोई कृति लिख के सबके बाहर आ जाती, फिर वो आपकी नहीं है, वो सार्वजनिक है। तो पहला ये। दूसरा, आप जो लिखा आपने अपने ऊपर भरोसा रखिए। मुंशी प्रेमचंद जी लिखा करते थे जब, तो एक उनके बड़े आलोचक थे, क्या लिखते हैं, कूड़ा लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं आता जाता, बहुत कुछ करते हैं। आज उन आलोचक महोदय को कोई नहीं जानता, तो मुंशी प्रेमचंद जी को सब जानते हैं। तो जो बेहतर है, जरूरी नहीं कि आज आपने लिखा है तो आज ही आपका नाम आ गया। हो सकता है 10 साल बाद पारखी कोई आएगा जो आपकी रचना और लेखन को पहचानेगा, और वो आपको फिर पसंद करेगा। और वास्तव में कोई एक सच्चा पाठक या एक श्रोता जब आपको मिल जाता है, और वो जब आपको दाद देता है, तालियां बजाता है आपके गीत में, तो देखिए मन में कितना सुकून मिलता है। और कोई रचना जब आप लिख लेते हैं, सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं, आपने 2 बजे से शुरू किया लिखना, सुबह लिख रहे हैं, वहाँ पता है बच्चे को भी स्कूल भेजना है, पति देव का टिफिन भी लगाना है, या जो हमारी बहनें हैं, ये सब परिवार से ज़्यादातर मातृशक्तियाँ हैं यहाँ पर, तो आपके पास ज़्यादा कम समय है, समय बहुत कम है लेखन के लिए, फिर भी आप लिख रही हैं, और कितने अच्छे से स्थापित हैं। बहुत सी महिला साहित्यकार हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र बीतने पर उन्होंने शुरुआत की। मैत्री पुष्पा जी 44-45 साल की होंगी तब उन्होंने शुरुआत की, लिखा पहले से था कभी, पर उनका सपना शुरू हुआ। तो जरूरी नहीं कि आपको जल्दी पहचान मिले, हो सकता थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी रश्मि जी ने एक प्लेटफार्म दिया है और सबको एकता के सूत्र में जोड़ा है, मुझे बड़ी खुशी है कि मुंबई से भी हैं, भोपाल से भी आप लोग हैं, हापुड़ से, नोएडा से, यानी एक हम लोग भी कभी जाया करते थे या जाते हैं लगातार, कहीं ना कहीं बुलावा होता है, तो एक बड़ा मन में उत्साह होता है कि हम जाएंगे तो वहाँ नए लोग मिलेंगे, नए लोगों को सुनेंगे, हमें भी कुछ लोग अपने नंबर देंगे, हम भी उनको अपने नंबर देंगे, बात होगी। तो यही जीवन है। आज इस सभा कक्ष में हम लोग बैठे हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा इतने लोग इस स्थान से ऊपर चले गए। हम लोग सदैव नहीं रहेंगे, पर सदा के लिए हम कुछ ऐसा काम करके जाएं अपनी रचना के माध्यम से कि आप उस रचना से पहचान आपको मिलती रहे। जो आपकी कृतियां हैं वो कृतियां आगे लोगों को आपकी याद दिलाती रहे। तो आप अच्छा लिख सकते हैं, वो अपने आप में पूरा मनोबल रखिए, किसी समीक्षक आलोचक के चक्कर में न पड़िए। जो बेहतर लिखेगा वो आगे निश्चित ही जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी डॉक्टर सत्या जी हैं, वो साथ में जा रही हैं, उनको भी आप आज्ञा दीजिएगा। और बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और फिर कभी इसी मौके में अगले वर्ष अगर रश्मि जी मुझे बुलाती हैं तो मैं वादा करता हूँ अभी से कि मैं अंत तक आऊँगा। बहुत हमारे अध्यक्ष आज के आदरणीय महेंद्र भीष्म ने अपने उद्बोधन के अंत में ये कहा कि वो वादा करते हैं कि वो अगले वर्ष इस कार्यक्रम में पूरा समय देंगे। तो हम जानते हैं, जितना मैं सर को जानता हूँ, ये अपने वादे के पक्के हैं और निश्चित रूप से ये अगले वर्ष फिर उपस्थित होंगे और किसी अतिथि के रूप में ही होंगे और वो पूरा समय देंगे। मुझे ये भी पता चला कि सर के साथ आदरणीय सत्या दीदी जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, उन्हें भी जाना है उसी कार्यक्रम में, वो भी आमंत्रित है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी दीदी 2 शब्द अपने हृदय के जो भी आपके विचार हो वो यहाँ पर रख कर जाएँ और हम लोगों को उससे निश्चित रूप से कुछ भविष्य के लिए कुछ ज्ञान अर्जन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु तो गुरु होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए मुकुल भैया और अवधि हरि भैया, सारे लोग जो साहित्यकार हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। और आप लोग जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं सबको प्रणाम मेरा। मैं बहुत मिस करूँगी, इसलिए कि मैं अगर टाइम रहता, मैं भीष्म जी की सारथी हूँ, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तो मैं बस 4 लाइनें सुनाती हूँ आपको कि
कहा दरिया में झरने से, समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया में झरने से, समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया में झरने से, तेरा अस्तित्व तो बस बारिशों का पानी भरने से। बहुत अच्छी बात। तेरा अस्तित्व तो बस बारिशों का पानी भरने से, कहा झरने ने दरिया से मुझे ऐसा ही रहने दो, कहा झरने ने दरिया से मुझे ऐसा ही रहने दो, बहुत से प्यासे रह जाएंगे मेरे खारा होने से। थैंक यू आप सबको समझ में। और रश्मि जी वादा है अगली बार मैं भी पूरे टाइम रहूंगी। देखिए, जब भीष्म सर भी अगले साल पूरे समय रहेंगे तो सारथी तो रहेगा, ये कोई आपने बहुत सही बात नहीं है, उसको रहना ही पड़ेगा आपको। ये मजाक की बातें और हैं। दीदी का स्नेह मुझे बहुत मिलता है और ये सारी हमेशा छोटे भाई हैं, सबसे सीखने को मिलता है। और रश्मि कभी भी मेरी रात को 2 बजे चाहे जब भी जरूरत है मैं हाजिर रहूंगी, ये मेरा वादा है। दीदी पुलिस विभाग में अधिकारी थी, रिटायर हो गई, मगर फिटनेस दीदी ने आज भी मेंटेन किया हुआ है और कोई बता नहीं सकता कि ये रिटायर हो चुकी है। मतलब मैं 1 साल में 70 की हो जाऊंगी। बस यही है, तो बोलते हैं महिलाएं बताती नहीं है उम्र, लेकिन बहुत होता है बताने में। 10 साल हो गए। तो अभी रिटायर नहीं हुए, मैं रिटायर 2 साल पहले हो चुकी हूँ। विजयी भव। ओके, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। जैसा कि मैंने अपने संचालय के दौरान शुरुआत में ही बताया था, जब हम अतिथियों को जब मैंने बिठाया था मंच पर, तो मैंने 2 कुर्सियां संरक्षित की थी और अच्छी बात यह है कि वो 2 कुर्सियां जिनको मिलनी थी वो हमारे मध्य आ चुके हैं। मैं आप लोग की जोरदार तालियों के मध्य आदरणीय मनोरमा श्रीवास्तव जी को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ मैं संस्था की संस्थापिका आदरणीय रश्मि दीदी से चाहूंगा कि लगे हाथ माल्यार्पण भी करते हुए और तब उन्हें विराजित करेगी। और तालियां खामोश न रहे, जैसे जैसे वो कदम एक कदम आगे बढ़े आप तो तालियों का हुजूम खड़ा कर दीजिए। इधर आदरणीय मनोरमा श्रीवास्तव जी रश्मि दीदी की माता जी हैं। मेरा इनसे कम से कम 4-5 बार तो आमना सामना हो चुका है, मुलाकात हो चुकी है। बहुत ही हंसमुख मिजाज की और मैं आंटी जी की बहुत कदर करता हूँ, ये दीदी जानती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती, उनका व्यवहार, उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। अब बारी है हमारी दूसरी कुर्सी को भरने की, जो खाली थी, जो रिक्त थी उस वक्त तक। आदरणीय जवाहरलाल श्रीवास्तव जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि आइए सर। आप रश्मि दीदी के पिताजी हैं, आप दोनों लोग। हाँ, मैं चाहूँगा कि शरद जीजा जी भी पापा जी को माला पहनाकर और फिर उन्हें कुर्सी पे विराजित करवाएं। बिल्कुल, इधर कैमरे की ओर देखिएगा, बढ़िया सी फोटो भी हो जाएगी। माला पहना दीजिए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। आप दोनों ही लोग इस संस्था के संरक्षक भी हैं। रश्मि दीदी ने बड़ी मेहनत से इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है। इस बीच इस हॉल में, इस सभागार में हमारे शहर के बहुत अच्छे सर्जन आदरणीय रुद्रमणि भैया का आगमन हो चुका है। देखिए, वो मेरे बड़े दिल के करीबी हैं, लेकिन अब ये क्या मैं कहूँ, मुझे पार्किंसोनिज्म हो गया, क्या हो गया, मेरे आजकल स्ट्राइक नहीं करती है कोई चीज़। बहुत सारी पंक्तियाँ मैं कोट करना चाहता हूँ, सच बताऊँ तो हजारों पंक्तियाँ मेरे ब्रेन में कैद हैं, लेकिन मौके पर वो स्ट्राइक कर जाए तो फिर वो बड़ी बात है। न जाने कितना मैंने पढ़ डाला, पिछले 5-6 सालों में सब कैद है दिमाग के अंदर, लेकिन वो निकलता नहीं। खैर, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी, एक कुर्सी खाली है, वहाँ पर आप विराजित रहिएगा। हाँ, आदरणीय अंजू मैम बैठी हुई हैं सामने। दीदी, आप उनका माल्यार्पण करिए और उन्हें भी मंच पर आसीन कराइए। आप सब तालियां बजा दीजिए। आदरणीय
अंजू मैम के लिए। आप अवधि हरी सर की धर्मपत्नी हैं और एक लोग कहते हैं कि ऐसी कहावत है कि किसी भी मर्द के बढ़ने में एक औरत का हाथ होता है। तो आज अवधि हरी सर अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जितना भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, एक और चीज बता दो, किताबें लिखना तो बड़ी बात सही है, ये तो वो काम कर ही रहे हैं। अवधि हरी सर का घर अपने आप में एक देवालय है, वहाँ प्रति माह उनकी किताबों का पूजन और पाठन होता है, उस किताबों की हम लोग अर्चना करते हैं। और इस तरह का तो लखनऊ में तो कम से कम कहीं और नहीं होता है। एक बार तालियां बजा दीजिए दोनों दंपति के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, काव्य पाठ का क्रम होना है। लोग दूर दूर से आए हैं, नोएडा, भोपाल और गुजरात से भी आए हैं नीरज भाई, तो सब बाहर से आए हुए हैं। मैं देखिए अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन एक हिदायत मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि हो सके तो 4 मिनट या अधिकतम 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी माइक पर न दे। अगर 4 मिनट में आप अपनी कविता सुना पाएंगे तो अच्छा रहेगा, समय भी बचेगा, क्योंकि लंच भी करना है, हॉल भी निर्धारित समय के लिए ही उपलब्ध होता है, प्रेस क्लब से जो बुकिंग होती है वो निर्धारित समय के लिए होती है। तो एक आदमी अगर 4 से 5 मिनट में अपनी बात कह लेगा, अपनी कविता सुना लेगा तो बड़ा अच्छा होगा, कार्यक्रम अच्छे ढंग से समय पर समाप्त हो जाएगा। तो मैं बार बार बीच में नहीं कहना चाहता, इसलिए सभी लोग एक एक प्रतिनिधि रचना अपना एक सूक्ष्म परिचय देंगे थोड़ा सा, और फिर एक प्रतिनिधि रचना सुनाएंगे। इतना मेरे ख्याल से 4 मिनट पर्याप्त है। तो मेरे पास एक लिस्ट सूची भी है, उस लिस्ट से मैं सबका नाम बुलाऊंगा एक एक करके। तो सर्वप्रथम मैं काव्य पाठ के लिए नताशा हर्ष गुरनानी जी को आवाज़ दे रहा हूँ। आप भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं, स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखनी रचना का संसार, शब्दों से सजी एक यात्रा। मैं नताशा हर्ष गुरनानी, लेखनी रचना का संसार की एक आवाज जो मानती है कि शब्द बदल सकते हैं सोच, शब्द बदल सकते हैं सोच, और सोच बदल सकती है संसार। आदरणीय उपस्थित जन, मंच पर विराजमान सभी साहित्यकार और मेरे अपने लेखनी रचना का संसार परिवार के साथियों, कवि, रचनाकार, आप सभी का स्नेही नमस्कार। मैं लेखनी मंच पर गद्य विधा के हर आयोजन को संभालती हूँ, तो मैं इसी विधा में अपने मन के भाव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज जब मैं इस मंच पर खड़ी हूँ तो मन बेहद भावुक है। 2 वर्षों का यह सफर यूं तो वक्त के हिसाब से छोटा लगता है, पर अगर भावनाओं के पैमाने पर नापें तो यह एक पूरा युग है। हर रचना, हर नए सदस्य के संदेश से लेकर हर गद्य विधा की जिम्मेदारी तक मैंने मिला। कितनी विविधता है हमारे मंच पर। कहीं किसी ने अपनी पीड़ा को कहानी में पिरोया, तो कहीं किसी ने जीवन की सच्चाई को शब्दों में डाला। हर रचना ने यह सिखाया कि साहित्य सिर्फ लिखा नहीं जाता, साहित्य जिया भी जाता है। आज जब यह मंच 13,000 से अधिक सदस्यों के साथ खड़ा है, तो यह संख्या नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। हर सदस्य की भागीदारी, हर शब्द की सच्चाई और हर आयोजन की आत्मा मिलकर बनी है लेखनी रचना का संसार की पहचान। इस मंच से ने हम सबको एक साथ जोड़ने का कार्य किया, विचारों से, संस्कारों से और रचनात्मक ऊर्जा से। हमारे आयोजनों में जो उत्साह, प्रेम और सम्मान देखने को मिलता है, वह इस बात का प्रमाण है कि साहित्य आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। आज के इस वार्षिकोत्सव पर मैं हर उस रचनाकार को नमन करती हूँ जिन्होंने इस मंच को अपने शब्दों से सींचा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरी एडमिन टीम का, जो बिना थके, बिना रुके मंच को सहेजती रही, कभी मार्गदर्शन देकर, कभी प्रोत्साहन देकर, तो कभी नए नए आयोजन लेकर। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा सफ़र अभी खत्म नहीं, बल्कि यह एक नई उड़ान की शुरुआत है। चलो मिलकर ठाने कि शब्द का यह संसार और विस्तृत हो, हमारे भाव और गहरे हो, और लेखनी रचना का संसार हर दिल में साहित्य का दीप जलाता है। हमारे शब्द कभी न थके, हमारी सोच कभी न रुके, लेखनी की यह रोशनी हर दिल में सदा चमके। धन्यवाद।
भाई नताशा दीदी ने अपने जो भी अलॉटेड समय था उस तय समय के अंदर अपने जो भी अंतर्मन के विचार थे लेखनी रचना का संसार इस संस्था इस संगठन को लेकर बड़ी ही खूबसूरती से बहुत ही सुंदर तरीके ढंग से आपने दीदी पूरा अपने विचार व्यक्त कर दिए। तालियां आप सब एक बार दीदी के सम्मान में बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा शुभारंभ कर दिया है आपने। और अब मैं अगले रचनाकार अगले कलमकार की ओर बढ़ता हूँ। और मुझे ज्ञात हुआ है लिस्ट में तो नाम किसी और का है, मगर मुझे ज्ञात हुआ है कि आदरणीय पाठक सर को जाना है उड़ीसा। आप IRS हैं, अपने कार्यों के चलते इनको जाना आना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं को मैं बुला लेता हूँ बीच से। आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए पाठक सर, स्वागत। हाँ नमस्कार, थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पेशे से तो मैं एक इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो आप सभी मुझे अपने परिवार की तरह दिखते हैं। खासकर जब कोई आयोजन होता है तो कोई मुझे फ़ोन करता है कि मेरी टिकट देख लीजिएगा। तो मेरे ऊपर लगता है जिम्मेदारी है कि भाई मैं देख लूँ जो भी मदद कर पाऊँ। तो और मैं रश्मि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस अपने संसार को संभाला हुआ है और दिन पर दिन लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं सारे आयोजनों का मैं शामिल होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन व्यस्तता रहती है। जैसा कि अब की मुझे बोला गया है, रश्मि जी ने अलग से फ़ोन किया था कि एक कविता तक सीमित रहिएगा। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं एक कविता तक सीमित, मैं 2 कविताएँ लिख के लाया था। अब अच्छा कवि कौन होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक माहौल होता है कि वो श्रोतागण कौन है जिनको आपको सुनाना है, सबसे मेन चीज ये होता है। अब माया तो 2 कविताएं थी, एक हमारी नारियों के मतलब की थी और एक बच्चों से बचपन का था। तो अब बच्चे तो कम दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो नारियों के मतलब की है वही कविता मैं सुनाता हूँ। तो एक कविता है वो मैं सुनाऊंगा और आप लोग के दैनिक जीवन से संबंधित है कि जनरली महिलाओं की यह शिकायत होती है कि जैसे समय बढ़ता है, शुरू में पतिदेव हर इच्छा को पूरी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान नहीं देते हैं। हर घर की यही कहानी है और कोई नई बात नहीं है। जब पति पत्नी का प्यार हमेशा अटूट रहता है, लेकिन उसको जताने का तरीका बदलता जाता है। तो ऐसे ही एक पत्नी है जिनको कुछ अपने पति से लेना था, लेकिन पतिदेव थोड़ा सा ढीठ टाइप के थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, रोज मांगती कि नहीं देते थे। तो एक दिन उनका पारा थोड़ा चढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि जो है किसी तरीके से इनसे अपनी बात मनवाती हूँ। तो उसके लिए इस कविता में 3 चरण है। पहले चरण में क्या है कि वो खूब उनको अच्छी तरीके से खरी खोटी सुनाती हैं, फिर अपनी बात बताती हैं कि उनको चाहिए क्या, और उसके बाद उनको उत्प्रेरित करती हैं ये काम जल्दी से करके दो। तो मेरी एक कविता है, कल ही मैं लिखा हूँ। देखिए मेरे साथ ये है कि मैं कोई अपनी पुरानी चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, तो कल ही मैं लिखा, हो सकता हो शब्द उतने परिमार्जित ना हो, आप भाव पे जाइएगा। तो कविता का शीर्षक है प्रियवर बदल गए हो तुम। कितना मुझे समझते हो ये बतला दो आज हमें, क्या प्यार आज भी उतना ही करते हो, बस मुझे बता दो तुम। चाहूं जानना आज अभी दिखे नहीं अब प्यार तुम्हारा, बस गुस्सा ही गुस्सा दिखता है, कोई ख्वाहिश कोई ना करते पूरी, बस बातें बड़ी बड़ी कहते हो तुम। मेरी एक आह पे बेचैन कभी होते थे, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर अब बदल गए हो तुम। खत देखे मैंने कल, खत देखे, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, लव लेटर। खत देखे मैंने कल, प्यार में मेरे कभी लिखे थे तुमने, जानू दिलबर सीटी बेबो नाम रखे थे मेरा। याद करो जरा याद करो क्या क्या कहते थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। कभी एक झलक देखने को मेरी गली में मेरे लगते थे फेरे, आज सामने हूँ तो भी नजरअंदाज हो करते अंदाज मेरे।
इंतजार कभी घंटों चौराहे पर करते थे मेरा, पर अब बदल गए हो तुम प्रियवर, बदल गए हो तुम। आप स्ट्रेटेजी को देखिएगा कैसे वो अपनी बात मनवाई। पल पल गिनते थे, कुछ देर और ठहर जाओ, कुछ देर और ठहर जाओ, कितनी शिद्दत से कहते थे कभी, अब मेरे लिए समय नहीं देते हो। जो कॉल करूं नहीं उठाते हो, ना ही वापस कॉल मुझे लगाते हो। भूल गए तुम दिनों, एक मिसकॉल से मेरे चेहरा खिल जाता था। मैं थी और बस मैं थी जीवन में कभी, पर अब बदल गए हो तुम प्रियवर, बदल गए हो तुम। कहाँ गई गुलाबों की वो पंखुड़ियां, कहाँ गई गजरों की वो दुनिया, बीते कितने ही वैलेंटाइन डे, एक रोज नहीं भी देते हो तुम। मुझको खुश करने के मौका ढूंढा करते थे, पर बदल गए हो तुम प्रियवर, अब बदल गए हो तुम। कभी मुझे प्रपोज किया था, रानी सा रखने का लोभ दिया था, सपनों की दुनिया का प्रलोभ दिया था। सपने दिखाकर झूठे सारे मत मेरा भ्रष्ट किया था, वादे सारे निकले झूठे। झाड़ू पोछा चौका चूल्हा बस करते हम, नहीं देखते हाल मेरा, कैसा है ये जुल्मो सितम। एक छींक पे मेरी तड़प जाते थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम प्रियवर, बदल गए हो तुम। बच्चे पाले दे तुमको निवाले, देखिए गियर बढ़ा रही हो। बच्चे पाले दे तुमको निवाले, बच्चे पाले दे तुमको निवाले, माँ के तुम्हारे सुनते ताने, मुंह पे लगा के अपने ताले। जीवन बस जीते हैं हम, पहले कुछ और ही थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम प्रियवर, बदल गए हो तुम। आप जब इतना वो बोल ली तो देख रही है कि पतिदेव पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सोच रही है ऐसा ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए। तो मैं अपनी बात वाले बता रही मुझे चाहिए क्या, तो अब अगली पंक्तियों में बता रही उसको चाहिए क्या। परिवर्तन चाहूं मैं बहुत हुआ, परिवर्तन चाहूं मैं बहुत हुआ अब, वरना छोड़ छाड़ के चलते हम। तरसोगे दो रोटी को, नोचेंगे बच्चे बोटी बोटी को, ढूंढोगे कपड़े अपने, ढूंढोगे जूते मोजे, अहमियत हमारी समझे नहीं कभी, तो अंदाज में अपने सब समझा देंगे हम। अगर चाहते हो जन्नत यूं ही रहे बरकरार, दोजख से हो ना जीवन बेकार, तो शर्त मेरी मानो, तो शर्त मेरी मानो, मांग हमारी पूरी हो ना हो कोई सोच विचार, मांग हमारी पूरी हो ना हो कोई सोच विचार। अरे लाके दे दो सोने का हार मुझे, अरे लाके दे दो सोने का हार मुझे, नगद मिले या लाओ उसे उधार। लाके दे दो सोने का हार मुझे, नगद मिले या लाओ उसे उधार। अब उसको मोटिवेट कर रही है। मौका आज तुम्हें देती हूँ, मौका आज तुम्हें देती हूँ, दिखला दो आज भी मुझे करते हो प्यार। देकर हार मुझे जीत मुझे लो तुम, सिद्ध करो आज अभी बदले नहीं हो तुम प्रियवर, बदले नहीं हो तुम। फिर क्या कर रही है, बीत रहा है समय पाठ, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा बीत रहा है समय पाठ, पुरुषार्थ दिखाओ कदम बढ़ाओ, हार मुझे लाकर पहनाओ, प्यार मुझे जो करते हो तुम, दिखला दो बदले नहीं हो तुम, दिखला दो प्रियवर, बदले नहीं हो। धन्यवाद। हमें लगता है आप लोग के काम आएगा कभी। सर ये आपकी खुद की व्यथा है, आप ये क्यों नहीं मानते? सर ये हमें फॉरवर्ड करिएगा, हमारे बड़े काम के ये घर की व्यथा है। ठीक है, अपनी बहुत बढ़िया सर। ये किताब से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। ये अवधि हरि साहब के बारे में है कि वो भक्ति रचना की इतने बड़े वो हैं, तो मैं अपनी एक भजन की किताब लिखा था, वो इसमें सारे भगवान के ऊपर भजन होंगे, चाहे दुर्गा जी के नौ स्वरूप कोई, तो मैं अवधि हरि जी को समर्पित करना चाहूंगा। ये किताब है हे प्रभु कण कण में है तू बता। और एक मैं रश्मि, अच्छा नहीं ठीक है, मुकुल महाराज साहब को देना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में। हाँ मैं ठीक है, आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। प्रियवर बदल गए हो तुम, कितने बदल गए हो।
वाकई में ये बदलाव का ही परिणाम है कि हे प्रभु कण में है तू बसा लिखना पड़ रहा है। ये धार्मिकता कहीं और से नहीं आती है, जब आदमी बदल जाता है सामने वाला तब आती है। कभी नरेश कात्यायन जी ने लिखा भी था कि मन को घायल बना के रख देगा, दिल को विह्वल बना के रख देगा, और इसको आसान मत समझना तुम, प्यार पागल बना के रख देगा। तो ये जब पागल बना के रख देता है तब कण में प्रभु याद आ जाते हैं। वैसे तो हर वक्त याद करना चाहिए। ठीक है। मेरे जीजा जी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही हैं, NTPC में हैं। पाठक जी उनके बचपन के भी मित्र रहे। मुझे पिछले वर्ष भी मुलाकात हुई थी, बाद में मैंने देखा कॉमन फ्रेंड मेरे लिए है, तो पता चला कि बचपन से ये लोग साथी रहे। तो एक बड़ी अच्छी रचना, इन्होंने देखा जाए तो ये दिल से निकली हुई रचनाएं होती हैं, और वो कबूले या ना कबूले ये उनकी निजी जिंदगी से ताल्लुक रखती होगी कहीं। अब इस कविता के कारवां को एक सोपान और आगे ले चलता हूँ, और अगले कवि के रूप में मैं आवाज दूंगा आदरणीय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी को। प्रमोद जी नहीं आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रतिभा सिंह जी आए और अपना काव्य पाठ यहाँ प्रस्तुत करें। स्वागत। हाँ धन्यवाद बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं सबको मंच पर मंचासीन गुरुजनों को मेरा आदर वंदन अभिनंदन प्रणाम, और सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं चूँकि समय की पाबंदी है तो मैंने बहुत छोटी सी ही रचना रखी है कि मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगी जल्दी से, और ये रचना मेरी छंद मुक्त है तो मैं वही सुनाऊंगी। और मेरी रचना का शीर्षक है मन्नत का धागा। यहाँ पर भी मैंने वही आज महिलाओं के लिए ही करने की कोशिश की है कि वो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उनका कहाँ नाम लिखा जाता है या उनका नाम कभी लिया जाता भी है कि नहीं किसी के साथ, वो पीछे से मौन समर्थन जो उनका रहता है, बस उसी लिए मैंने कुछ करने की कोशिश की है। तो सुनिएगा कि तुम्हें खोने का भय, तुम्हें खोने का भय और तुम्हें पाने की चाहत, तुम्हें खोने का भय और तुम्हें पाने की चाहत खींच ले जाती हर दफा मुझको किसी दरगाह या मंदिर की चौखट तक। तुम्हें खोने का भय और तुम्हें पाने की चाहत खींच ले जाती हर दफा मुझको किसी दरगाह या मंदिर की चौखट तक, और बांध देती मैं एक मन्नत का धागा, और बांध देती मैं एक मन्नत का धागा। तुम्हें पाने के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, तुम्हें पाने के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं बांधती रही हर दफा मन्नत का एक धागा। तुम्हें पाने के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मैं बांधती रही हर दफा मन्नत का एक धागा। कभी तुम्हारी खैरियत के लिए और कभी तुम्हारी कामयाबी के लिए, कभी तुम्हारी खैरियत के लिए और कभी तुम्हारी कामयाबी के लिए। तुम आगे और आगे बढ़ते गए, तुम आगे और आगे बढ़ते गए, और मेरे धागे और मजबूत होते गए। तुम आगे और आगे बढ़ते गए और मेरे धागे मजबूत होते गए। तुम्हारी कामयाबी पर नाम लिखा तुम्हारी कोशिशों का, तुम्हारी कामयाबी पर नाम लिखा तुम्हारी कोशिशों का, पर मेरी दुआ तो बेनाम रह गई। तुम्हारी कामयाबी पर नाम लिखा तुम्हारी कोशिशों का, पर मेरी दुआ तो बेनाम रह गई। फिर मैं ये सोचने लग गई कि क्यों नहीं बांधा तुमने मन्नत का एक धागा। फिर मैं ये सोचने लग गई कि क्यों नहीं बांधा तुमने मन्नत का एक धागा मेरी सलामती के लिए, जैसे मैं बांधती थी तुम्हारे लिए। क्यों नहीं बांधा तुमने मन्नत का एक धागा मेरी सलामती के लिए, जैसे मैं बांधती थी तुम्हारे लिए। तो छूट गई तुम्हारी ये उदासीनता,
कचोट गई तुम्हारी ये उदासीनता, आज फिर बांधा मैंने मन्नत का एक धागा, आज फिर बांधा मैंने मन्नत का एक धागा, लेकिन इस दफा सिर्फ अपने लिए, अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए, इस दफा सिर्फ अपने लिए, अपने सुकून और अपनी खुशी के लिए आज फिर बांधा मैंने मन्नत का एक धागा, आज फिर बांधा मैंने मन्नत। बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी सी मेरी रचना थी और मेरे से 5 मिनट की बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काव्य पाठ दीदी ने, मन्नत का धागा फिर अपने लिए बांधा, पहले इनकी दुआएं, इन्होंने कविता में अपने बताया कि भाई तुम्हारे तो परिश्रम को मान मिला, लेकिन मेरी दुआओं को तो नाम तक नहीं मिला। लेकिन प्यार ऐसा ही होता है। कभी भूमिका जैन, भूमि भी आगरा की कवित्री, उन्होंने कहा था कि फूल से दिल पे घाव क्या करना, पानियों पे दबाव क्या करना, और प्यार अनमोल चीज है प्यारे, प्यार में मोल भाव क्या करना। तो प्यार में ऐसा ही होता है, कभी नाम होता है, कभी नहीं होता है। कभी मैंने भी कहा था कि प्रेम में प्रेमी नहीं गुमनाम होना चाहिए, नाम चाहे हो न हो बदनाम होना चाहिए, और प्रेमिका मीरा न हो या हो सके न राधिका, प्रेमियों को हर दफा घनश्याम होना चाहिए। इस तरह की चीजें हो जाती हैं, प्रेम ऐसा ही होता है। खैर, मैं अब इस कविता के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ एक कदम और मैं आवाज दे रहा हूँ रिजवान फरीदी जी को। रिजवान जी मौजूद हैं क्या इस सभागार में? चलिए आगे बढ़ता हूँ। संजीव कुमार तनिक जी, संजीव कुमार जी भी नहीं है। सुरभि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं क्या? चलिए। किरण दयाल जी, जी किरण दयाल दीदी आप आ जाएं और अपनी कविताओं का वाचन करें, मगर 5 मिनट के अंदर, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आप 2 कविता भी, एक प्रतिनिधि रचना की कोई बाध्यता नहीं है। यदि प्रतिनिधि रचना छोटी है, 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाती है, तो 1.5 मिनट की 2 पढ़ दी तो संचालक को तो बार-बार याद दिलाना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अपना 4 मिनट तक में कोशिश करें। और सभी उपस्थित साहित्यकारों को नमन करती हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। रश्मि जी का नारियों में ही कहा जा रहा है, नारियां बखूबी से सब कुछ संभालती हैं, चाहे बेलन हो या कलम, बैलेंस उनका बराबर रहता है। और ये उनकी खूबी है, ये खूबी है उनकी, क्योंकि वो दोनों में संभालने की अगर अपनी गुणवत्ता खो दे तो संसार रुक नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। तो दोनों मोड़ों पर बिल्कुल खड़ी रहती हैं। और महिला साहित्यकार ज़्यादा है आज, यहाँ बड़ी खुशी हो रही है। और मैं पहली रचना अपने आप को और सारी महिला रचनाकारों को समर्पित कर रही हूँ। एक नदी मुझ में है ये जरा देखना, एक नदी मुझ में है ये जरा देखना, रुकती है चलती है ये जरा देखना, रहती